नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के संबंध में पढ़ा था। इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में, जो कि 1784 में पारित हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। देखो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी। उन खामियों को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम भी पारित किया गया था, लेकिन वो जो है पर्याप्त नहीं हो सका। इसी कारण से 3 वर्ष बाद 1784 में फिर से एक अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम में 1773 के एक्ट में जो भी खामियां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो इसका उद्देश्य आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इस अधिनियम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीट द यंगर द्वारा पारित किया गया था। देखो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पीट द यंगर, तो इन्होंने इस अधिनियम को पारित किया था, प्रस्तुत किया था। तो इसी कारण से इसको जो है पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद संशोधनात्मक अधिनियम 1781, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। नॉर्मली अगर आप लोग कोई पुस्तक देखोगे या फिर किसी कोचिंग क्लास में या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो में आप लोग देखोगे ना, तो जो संशोधनात्मक अधिनियम है उसके बारे में आप लोगों को बताया नहीं जाएगा, लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये सब भी पूछा गया है। तो आप लोग सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो नोट करते जाइएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा गया, पीट द यंगर जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। तो प्रावधान क्या थे, सीधे उस पर अब हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। देखो पिछले वाले मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए एक परिषद होगी जिसकी संख्या 4 होगी, सदस्य संख्या। तो अब उस परिषद के सदस्य संख्या को घटा करके कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से कम कर दिया गया 3। तो ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में एक सदस्य को कम कर दिया गया, तो 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। और जो 3 सदस्य थे ना, उनमें से एक सदस्य मुख्य सेनापति होगा, ध्यान रखेंगे। मतलब कि जो भी इनका मुख्य सेनापति होगा उस परिषद का वो सदस्य होगा, 3 में से एक। तो इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने पिछले वाले वीडियो मतलब कि जो अपना क्या कहते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वाले वीडियो में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया था, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा चुने जाते थे। वो कंपनी से संबंधित लोग होते थे। तो वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करते थे, नियंत्रित करने का काम करते थे। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, मतलब कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। मतलब ये ब्रिटेन की सरकार को रिपोर्ट करेगी सीधे, उसके द्वारा नियुक्त की गई है, तो उसी के लोग होंगे इसमें। तो एक तरह से ये सरकारी संस्था थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ब्रिटेन की सरकार थी उससे रिलेटेड थी ये। इसको हिंदी में बोला गया नियंत्रण मंडल, अंग्रेजी में बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसको जो है जिसे भारत में अधिकृत क्षेत्रों पर पूरा अधिकार दिया गया। मतलब कि भारत में जितने भी क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया है, उसमें इन 6 कमिश्नरों को, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, अधिकृत क्षेत्रों का पूरा अधिकार
दिया गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। तो देखिए, ब्रिटेन का जो सम्राट होगा वो इनकी नियुक्ति करेगा, कोई सिफारिश इसमें काम नहीं आएगी। ब्रिटेन का जो सम्राट होगा वो इसमें नियुक्ति करेगा। हाँ, ब्रिटेन की जो संसद है ना वो सिफारिश करती रही होगी, इसमें मतलब कोई मतलब दो राय नहीं हो सकता। बाकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनका इसमें कुछ नहीं चलता था। बाकी ब्रिटेन की संसद मतलब कि प्रधानमंत्री वो सम्राट को सिफारिश करता रहा होगा कि इसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में शामिल करो, इस टाइप से। तो इनकी संख्या कितनी थी? टोटल 6 थी। तो इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इन 6 सदस्य इसमें 6 सदस्य थे, जिनमें से एक सदस्य ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होता था। मतलब कि वहां जो अर्थ मंत्री है ना, ये शायद वित्त मंत्री होगा। जो पुस्तकों में मैंने अर्थ मंत्री देखा तो जैसा मैं वैसे लिख दिया। तो जो 6 कमिश्नर होंगे उनमें से एक सदस्य जो है ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होगा, दूसरा ब्रिटेन का विदेश सचिव होगा, तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। प्रिवी काउंसिल, ये ब्रिटेन में एक परिषद हुआ करती थी, प्रिवी काउंसिल। तो उन्हीं में से 4 सदस्यों को चुना जाता था, और 2 सदस्यों में से एक जो है ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होगा और एक जो है विदेश सचिव, वो जो है इन 6 कमिश्नरों में शामिल होते थे। मतलब कि पूरी तरह से ये ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार रखती थी। इसका काम क्या था तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो कमिश्नर है, मतलब कि जो 6 कमिश्नर हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपने नियंत्रण में रखेगी। मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी काम करेगी, इसमें जो है इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कहेंगे अनुमोदन होना जरूरी था। मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह से आप लोग समझ लो कि जो राज्यसभा है, लोकसभा है, कुछ उस टाइप से। मतलब लोकसभा कोई बिल पास करेगा, उसको फिर राज्यसभा से भी पास कराना जरूरी होगा, इस टाइप से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी काम करेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा अनुमोदित किया हुआ होना अनिवार्य होता था। आगे देखते हैं। बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किए गए। देखो, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये प्रावधान तो किया गया था कि मद्रास और बंबई का जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होगा, लेकिन फिर भी कई जगह पर जो है ना कई सारे पेच थे। तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको फिर से संशोधित किया गया और कुछ नियम कानून बनाए गए, और बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किए गए। अगला चीज है, भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। मतलब कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्रों को अपने अधिकार में किया है, चाहे वो बंबई हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बंगाल हो, इसके अलावा दूसरा कोई भी स्थान हो भारत में, तो उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम दिया गया। लेकिन जो गवर्नर जनरल होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। अगर कभी ये पूछा जाए कि कब कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली परिषद की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक उसी प्रकार से बंबई और मद्रास के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यों वाली परिषद की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। देखो, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 1781 में जो संशोधनात्मक अधिनियम आया उसमें यह बोला गया कि जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्च अधिकारी होंगे वो उसकी अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे, उसमें उनकी सुनवाई नहीं हो सकती, अधिकार क्षेत्र से वो लोग बाहर होंगे। तो अब जो है पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया कि भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। अलग से उनके लिए इंग्लैंड में कोर्ट होगा, वहां पर उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप है उस पर जांच पड़ताल होगी। ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। अगला पॉइंट है, कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई। कंपनी के जो डायरेक्टर थे ना, मतलब अपना जो
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनकी एक गुप्त सभा बनाई गई जो संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक अपना गुप्त सभा बनाई और उनके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते थे वो जो है ब्रिटिश मतलब कि बंगाल भारत में उसको भेजने का काम करती थी। अगला पॉइंट देखते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञाएं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सम्मुख रखे जाते थे। ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सम्मुख रखना आवश्यक था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ना पत्र होना चाहिए था, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पत्र में परिवर्तन भी कर सकता था। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों चीजें कहां पर हैं? ब्रिटेन में है, लंदन में स्थित था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों द्वारा चुने जाते थे, 24 इनकी संख्या थी। और वही जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ब्रिटेन के सम्राट द्वारा चुने जाते थे, मतलब कि ये सरकार के अधीन ये लोग काम करते थे। तो अब यहां पर क्या हो रहा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इनका क्या काम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करना, उसको अपने नियंत्रण में रखना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों पर निगरानी रखना। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी क्षेत्रों पर अधिकार किया गया है उस पर भी ये अपना अधिकार मानती थी। तो अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी चिट्ठी पत्री आदेश बंगाल भेजेगी, भारत में भेजेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो सारे डॉक्यूमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखाने होंगे कि भाई हम लोग जो है ये चीज आगे भेज रहे हैं, तुम लोग देख लो। इसके अलावा भारत से, बंगाल से कोई गवर्नर जनरल, कोई भी ब्रिटेन में कोई पत्र भेजता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पत्र भेजता है, चिट्ठी भेजता है, कुछ भी चीज भेजता है, तो उस चीज को भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखाना पड़ता था कि भारत से हमारे लिए ये आदेश आया है, ये संदेश आया है, ये सूचना आया है। तो ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखाना पड़ता था। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको ये भी अधिकार था कि वो पत्रों, आदेशों, आज्ञाओं को परिवर्तित भी कर सकता था। मान लो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसने जो है बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पे कोई चिट्ठी लिखा कि भाई तुमको ये काम करना है, तो वो चिट्ठी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के पास भेजने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखाया जाएगा कि भाई हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स को ये चिट्ठी भेज रहे हैं, तुम देख लो। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अगर लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए, तो वो इसका अधिकार रखती थी, वो बदलाव कर सकती थी। तो यहां पर जो है ना, ये जो व्यवस्था बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, इसको एक प्रकार से द्वैध शासन प्रणाली बोला गया। मतलब कि ब्रिटेन में जो आला कमान थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, पहले केवल और केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो जैसा बोलते थे, जो बोलते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करती थी। अब यहां पर दूसरा एक और आ गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी एक तरह से अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित कर रही है, चिट्ठी पत्री, आदेशों, आज्ञाओं को परिवर्तित करने का भी ये काम कर रही है। तो इसी को बोला गया द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली एक पहले वाला था जो बंगाल में हुआ ना 1765 से 1772, वो अलग है और ये अलग है। यहाँ का जो द्वैध शासन प्रणाली है ये 1858 में समाप्त हुआ। 1858 में इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। इसके स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 9वां पॉइंट देख लेते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय राजा के साथ संघर्ष आरंभ करने या किसी राज्य को अन्य राज्यों के आक्रमण के विरुद्ध सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। आत्मरक्षा में युद्ध किया जा सकता था। इसको समझते हैं अब हम लोग। तो देखो, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो लंदन में है, ब्रिटेन में है, मतलब कि संचालक मंडल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा चुने जाते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए क्या था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने अपने गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय में रुहेलो से युद्ध किया। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा, वॉरेन हेस्टिंग्स वाले वीडियो में उसने रुहेलो के साथ लड़ाई की, मराठों के साथ लड़ाई की, हैदर अली के साथ लड़ाई की, और इसमें अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा वित्तीय हानि उठानी पड़ी। तो इस चीज को ब्रिटेन
ब्रिटेन की सरकार ने मतलब एक तरह से कंपनी का घाटा माना, कंपनी का घाटा मतलब ब्रिटिश सरकार का घाटा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब उसमें अपना लाभ देखने लगी है ना। अब मतलब कि कंपनी जितना कमाएगी ब्रिटिश सरकार को भी तो उसमें हिस्सा मिल रहा है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला अब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा के साथ संघर्ष आरंभ आरंभ नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आपको किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करना है तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताना मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी वहां इंक्लूड है, वो भी देखेगा कि भाई करना है नहीं करना है इस टाइप से। तो उधर दो लोग हो रहे हैं तो इनको बताना पड़ेगा। ये बोला गया कि तुम अपने इच्छा अनुसार किसी भी राज्य पर अटैक नहीं कर सकते, ये बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा। इसके अलावा ये बोला गया कि तुम किसी राज्य की सहायता भी नहीं कर सकते। मतलब कि किसी राज्य के साथ तुम्हारा संधि वगैरह हुआ है और उस राज्य के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो तुम उसकी सहायता भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी तुमको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये बोला गया। हाँ, आत्मरक्षा के लिए तुम लड़ाई कर सकते हो, ये बोला गया। अगर कभी बंगाल में या मद्रास में बंबई में कोई अटैक करता है तो उस परिस्थिति में तुम युद्ध कर सकते हो, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार किसी राज्य पर तुम आक्रमण नहीं कर सकते, ये बोला गया। अगला आगे देखते हैं इसी में, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में दो मुख्य परिवर्तन हुए। पहला यह कि इस अधिनियम द्वारा शासन की द्वैध प्रणाली एक कंपनी द्वारा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई जो 1858 तक चलती रही। दूसरा यह था कि इस अधिनियम से कार्यकारी पारिषदों की संख्या 3 रह गई जिनमें से एक मुख्य सेनापति था, परंतु इस अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण धारा यह थी कि इसके द्वारा आक्रामक युद्ध को ही समाप्त नहीं किया गया अपितु जो प्रत्याभूति संधियां कर्नाटक एवं अवध से की गई थी उन्हें भी समाप्त कर दिया। किंतु जैसा कि हम देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से इस आदेश का पालन विपरीत दिशा में ही हुआ। पहले हम लोग नीचे वाला पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना आप युद्ध शुरू नहीं कर सकते, इस चीज को खत्म कर दिया, अपनी इच्छा से तुम युद्ध नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आसपास जो भी राज्य थे जैसे कि अवध हो गया, मुगल हो गए, मराठे हो गए, मैसूर हो गया, तो इनके साथ जो भी संधि वगैरह इन्होंने की थी ना, उन संधियों को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने के पहले अंग्रेजों ने जिनके साथ भी जो भी संधियां की थी उनको भी समाप्त कर दिया गया, उनका कोई वैल्यू नहीं होगा, समाप्त कर दिया गया, तुम युद्ध नहीं कर सकते। तो ये सब चीज बोला गया। हाँ, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कार्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसके अलावा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आगे आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो प्रावधान किया गया था उसका उलट देखने को मिलता है। लेकिन प्रावधान क्या था कि आप जो है भारत में युद्ध नहीं कर सकते, किसी राज्य की सहायता नहीं कर सकते। हाँ, बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए आप युद्ध कर सकते हो, लेकिन इसका जो है कहीं भी पालन नहीं हुआ। अब ऊपर वाली चीज को समझ लेते हैं। तो देखो, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के संविधान में दो मुख्य परिवर्तन हुए। ये बोल रहा है, पहला तो ये कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसकी स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मतलब कि नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई। ये जो है कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके काम में हस्तक्षेप करता था। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी संदेश पत्र वगैरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जाता था या उनके पास आता था, उसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास दिखाना पड़ता था और वो उसमें परिवर्तन भी कर सकते थे। इसके अलावा दूसरे कई सारे मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति अनिवार्य थी। तो इसी चीज को ना द्वैध प्रणाली बोला गया। मतलब कि दो लोग जो है उधर शासन कर रहे हैं। पहले एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वही संचालित करता था, सब कुछ करता था, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गया। दोनों को मिलकर के काम करना है और दोनों के बीच जो है उतना बनता नहीं था। क्यों? क्योंकि एक जो है सरकार का पक्ष ले रहा है और दूसरा जो है कंपनी का पक्ष ले रहा है। तो इसी को द्वैध प्रणाली बोला गया, जो कि 1858 में समाप्त हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था कार्यकारी परिषद। मतलब कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पार्षदों की संख्या को 4 से 3 किया गया। इसमें एक मुख्य सेनापति भी होता था। तो ये जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो यहां पर जो है पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त होता है। अच्छा, इसके बाद ना पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लागू हुआ। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था
नहीं, शुरू में नहीं बताया था, माफी चाहूंगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, वो पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं था। मतलब कि उसको लग रहा था कि यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल को मतलब कार्य करने में काफी दिक्कत होगा, उसके हाथ बांध दिए, उसकी शक्तियों को छीन लिया गया, इस टाइप से उसको लगता होगा। और वो जो है इस एक्ट का विरोध करता है, बोलता है कि अगर तुम पिट्स इंडिया एक्ट को यहाँ लागू करते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और होता भी यही है। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है। उसके बाद फिर कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, जो कि 1786 में अपना कार्यभार संभालता है। लेकिन कॉर्नवालिस के संबंध में यह कहा जाता है कि जब उसको ये पद दिया गया, गवर्नर जनरल का पद, कि तुम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाओगे, तो जो कॉर्नवालिस है उसने कहा कि मैं तभी गवर्नर जनरल का पद लूंगा जब मुझे पहले से थोड़ा ज्यादा पावर दिया जाए। किस टाइप का पावर? उसने डिमांड किया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके निर्णयों को मैं बदल सकूं, मुझको ऐसा पावर दो। इसके अलावा मुझे सैन्य शक्ति का भी पावर दो, मुझको सेनापति भी बना दो, ये वो बोलता है। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मतलब कार्नवालिस को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना चाहते थे, तो वो लोग बोलते ठीक है हम ये सब पावर देंगे, लेकिन इन सब चीजों को संसद में पारित करवाना होगा, अधिनियम बनाना होगा, तभी ये चीज जो है लागू हो सकेंगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और 1786 में एक अधिनियम पारित किया गया इसी इसी चीज के लिए। कार्नवालिस जब ये सब बोलता है तो 1786 का अधिनियम देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट है। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई, जैसे कि कार्नवालिस ने बोला कि मुझको सेनापति भी बनना है, तो इसको जो है सेनापति की शक्तियां भी मिल गई, मतलब कि गवर्नर जनरल ही अब सेनापति होगा। दूसरा चीज बोला गया कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर वो अपने परिषद के निर्णयों के विरुद्ध नहीं जा सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, तो वो चीज को जो है अब बदल दिया गया। कार्नवालिस यही चाहता था, तो अब जो है कार्नवालिस मतलब कि बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल होगा वो अपने परिषद के निर्णयों को बदल सकता था, चाहे उसमें उसका निर्णायक वोट हो या न हो, वो बदल सकता था। तो ये जो है उसको अधिकार दिया गया। तो 2 ही पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, इसको इसीलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि ये बस छोटा सा है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कब? 1793 का चार्टर एक्ट। देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद ना प्रत्येक 20 वर्ष में अधिनियम पारित करना था, तो बीच में पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा, वो मजबूरी थी। और जो बीच में 1781 1786 में जो अधिनियम पारित किए गए वो भी मजबूरी थी। लेकिन 1793 में अधिनियम लाना अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला था ना 1773 का जो अधिनियम था वो 20 वर्ष के लिए था, तो उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, इसीलिए 1793 में अधिनियम लाया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। और उसके बाद 1786 का अधिनियम। तो इसमें जो भी प्रावधान बताए गए उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट हो ना तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं जो है उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा, मतलब कि जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।